आसमान में धुआं भर चुका था, हवा में जलते कागजों की गंध थी और जमीन पर बिखरे थे सदियों के शोध, सदियों के विचार, सदियों का ज्ञान। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये किसी महल का जलना नहीं था, किसी राजा की हार नहीं थी, ये मानव सभ्यता के एक पूरे युग का अंत था। कहा जाता है आसमान हफ्तों तक काला रहा और हवाओं में ज्ञान के जलने की चीखें गूंजती रहीं। ये था नालंदा। आज से 1500 साल पहले जब यूरोप डार्क एजेस के अंधकार में जी रहा था, तब भारत में ज्ञान का एक नया सूर्य उदय हो रहा था। 5वीं शताब्दी। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने एक सपना देखा, एक ऐसा स्थान जो किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरी मानवता का हो। उन्होंने नींव रखी श्री नालंदा महाविहार की। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बनने से सैकड़ों साल पहले नालंदा अपने शिखर पर था। यहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक एक साथ रहते थे। पूरा परिसर लाल ईंटों से बना था, जिसमें विशाल स्तूप, सुंदर उद्यान और ध्यान के लिए शांत सरोवर थे। नालंदा की वास्तुकला अपने आप में एक विज्ञान थी। यहां के कमरे इस तरह बनाए गए थे कि वे गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहे। इसकी ख्याति सीमाओं को पार कर गई थी। छात्र हजारों मील का पैदल सफर तय करके हिमालय के बर्फीले तूफानों और रेगिस्तानों को पार करके यहां आते थे। चीन, कोरिया, जापान, सुमात्रा और तिब्बत, हर जगह से ज्ञान के प्यासे यहां खींचे चले आते थे। लेकिन यहां प्रवेश पाना वो किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं था। नालंदा के मुख्य द्वार पर द्वारपंडित बैठते थे। वे आने वाले छात्रों से इतने कठिन प्रश्न पूछते थे कि 10 में से केवल 2 या 3 छात्र ही अंदर प्रवेश पा सकते थे। अंदर की दुनिया और भी अद्भुत थी। यहां सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं पढ़ाया जाता था, वेदों का अध्ययन, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, वास्तुकला और तर्कशास्त्र की गहराई से शिक्षा दी जाती थी। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, ऐसा माना जाता है कि उनका भी नालंदा से गहरा नाता था। नागार्जुन, धर्मपाल और शीलभद्र जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान यहां पढ़ाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जब यहां आए तो वे हैरान रह गए। उन्होंने लिखा, नालंदा का जीवन इतना अनुशासित है कि यहां समय मापने के लिए जल घड़ी का उपयोग होता है। यहां के विद्वानों का स्तर इतना ऊंचा है कि उनसे बहस करना अत्यंत कठिन है। लेकिन नालंदा का असली हृदय कोई इमारत नहीं, बल्कि इसका पुस्तकालय था। धर्मगंज यानी सत्य का पर्वत। यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में बटा था, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से रत्नोदधि 9 मंजिला ऊंचा था। जरा कल्पना कीजिए, आज से 1000 साल पहले एक 9 मंजिला लाइब्रेरी। यहां 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां थीं। दुनिया भर का विज्ञान, कला, इतिहास और दर्शन इन पन्नों में दर्ज था। यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, यह मानव सभ्यता का बैकअप थी। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में इतिहास ने एक क्रूर मोड़ लिया। उत्तर भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले तेज हो गए थे। साल 1193 बख्तियार खिलजी की क्रूर सेना बिहार पहुंची। कहा जाता है कि जब खिलजी ने नालंदा की ऊंची दीवारों और मुंडे हुए सिर वाले भिक्षुओं को देखा तो उसे लगा कि ये कोई सैन्य छावनी है, और फिर तबाही शुरू हुई। मठों को बेरहमी से तोड़ा गया। निहत्थे ध्यान में बैठे भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। सैकड़ों साल की शांति को कुछ ही घंटों में खून से रंग दिया गया। और फिर खिलजी की नजर गई धर्मगंज पर। उसने आदेश दिया और ज्ञान के उस महासागर में आग लगा दी गई। आग इतनी भयंकर थी और किताबें इतनी ज्यादा थीं कि नालंदा 3 महीने तक जलता रहा। सोचिए, 90 दिनों तक धधकता हुआ ज्ञान। उस आग में सिर्फ कागज नहीं जले, उसमें जली सदियों की वैज्ञानिक खोजें, उसमें जले हजारों साल के चिकित्सा सूत्र। उस आग ने मानव सभ्यता को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया। जब राख ठंडी हुई
तो नालंदा जमीन में दफन हो गया। सदियों तक लोग भूल गए कि यहां दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जब तक कि 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसे दोबारा नहीं खोजा। आज ये खंडहर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। तलवारें शरीरों को काट सकती हैं, आग इमारतों और किताबों को जला सकती है, लेकिन विचारों को ले सकता है। नालंदा एक स्थान नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक अमर विचार है जो आज भी जिंदा है।